अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो है, अगर हम बीएमएस की बात करें उर्दू के पेपर की, तो आप सब लोग जानते हैं कि वो हमारे पास 100 नंबर का पेपर होता है। और उसमें ज्यादातर हमारे पास जो चीजें हैं वो क्रिएटिव राइटिंग, या आप कह सकते हैं जो एक्सप्लेन करनी है, चीजें तफसील बतानी है, उनके हवाले से है। तो सबसे पहले ये कंटेंट्स तो आप सब लोग को पहले से पता होंगे कि हमारे पास सबसे पहले मजमून आ जाता है। वो आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, और उसमें से जो है वो उसकी मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं कि किसी में आपने बहस करनी हो सकती है, कोई आपसे सवालिया मजमून हो सकता है, कोई बयानिया हो सकता है, या किसी शख्सियत के ऊपर बात की जा सकती है, हालात हाजरा के ऊपर बात हो सकती है। तो उसको जो है ना वो इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। और इसके अलावा जो है हमारे पास अशार की तशरीह है। अशार की तशरीह में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, और कोई एक आधा ऑप्शन एक आधा एक्स्ट्रा होता है। बाकी सारे के सारे जो है उनकी हमने तशरीह करनी है, और वो सब के सब तकरीबन तमाम जो शायर होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। यानी जितने भी हमें शेर दिए जाएंगे, अशार होंगे, वो मुख्तलिफ शुरा के होंगे, और उनका हमने अलग अलग तफसील बतानी है। अलग अलग तफसील बताने का ये होता है कि जो छोटी क्लासेस होती हैं, जब हम ये काम पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि एफएससी की क्लासेस हैं, ये चीजें होती हैं, तो उसमें एक पैटर्न होता है, जैसे नज्म भी होती है और गजल भी होती है। तो नज्म के अंदर जो है वो हम कलेक्टिव उसकी तशरीह करते हैं। अगर हमें पेपर में 3 शेर आगे हैं, तो हमने एक ही इकट्ठी उसकी तशरीह कर देनी है। क्यों? क्योंकि उसकी साइंस और होती है कि आपने उसमें एक ही मौजू होता है, और एक ही मौजू पे आपने जो है वो लंबी बात आप कर सकते हैं, और उसका उन्वान भी होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सादी सी नज्म है, बरसात की बहारें, तो उसका मौजू है कि वो बरसात की बहारों पे बात हो रही है, तो हर शेर में बरसात के ही किसी न किसी जो है वो मंजर की बात हो रही होगी, तो वो हम इकट्ठी तशरीह कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है गजल। तो हमारे पेपर में जो अशार आएंगे वो नज्म के नहीं होंगे, वो गजल के होंगे। ठीक है। और गजल के जो अशार होते हैं उनकी तशरीह हम कभी भी इकट्ठी नहीं कर सकते। अगर तो उनका आप कह सकते हैं कि उसका जो कंटेंट है वो सेम हो सकता है, यानी उसके अंदर जो है वो मुद्दा जो है वो एक ही है, उसकी तशरीह इकट्ठी की जा सकती है कि ऊपर वाला भी जो है वो सियासत पे है, और नीचे वाला भी हालात के ऊपर बात हो रही है, या कुछ इस तरह से है। या आप कह लें कि ज्यादातर जो मोहब्बत की शायरी की जाती है, तो एक से ज्यादा अशार का जो मौजू है वो एक सेम हो सकता है, ये मुमकिन है। लेकिन उसकी जो तशरीह होती है वो अलग ही होगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि अमूमन उनके शायर मुख्तलिफ होते हैं, गजल मुख्तलिफ है, शेर मुख्तलिफ है, और उसका लिखने वाला भी मुख्तलिफ है। तो हमने उनके सेंस में बात अलग करनी है। जाहिर है शायर का हमने इंट्रो भी देना होता है, अगर हमें शायर का नाम पता है तो सबसे अच्छी बात है, और अगर हमें नहीं भी पता तो भी कुछ चीजें इसमें हम कवर करेंगे कि अगर हम शायर का नाम नहीं भी लिखते तो स्टिल हम उस पे बात कर सकें कि ये जो है वो शेर में किस हवाले से बात की गई है, किस दौर की बात की गई है, और किस इसका बैकग्राउंड क्या है, पस मंजर इसका क्या था। फिर कुछ चीजें होती हैं जो हमारे पास कह सकते हैं, जो कलेक्शन होती है अशार की, उसका एक पैटर्न होता है। जब हम शोरा को पढ़ेंगे, तो अभी मैं आप लोगों को तमाम कंटेंट्स की तफसील इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने इन इस पूरे क्लासेस में करना क्या है। जाहिर है डिटेल तो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बुनियादी बातें बता रही हूँ। तो हमारे पास जो है वो कुछ चीजें ऐसी होंगी कि उसके कंटेंट को, शेर को पढ़ के हमें, या जब हम तशरीह कर रहे होते हैं शायरों का, जब इंट्रोडक्शन जो है वो अगर हम पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ चीजें हैं वो हमें पता चल जाती हैं, हिंट्स होते हैं कि इस शेर का शायर कौन हो सकता है। आया कि वो इकबाल है, या वो परवीन शाकिर की बात हो रही है, वो हबीब जालिब है, वो वली दक्कनी है, या वो कोई भी शायर हो सकते हैं। और ज्यादातर पुराने शोरा की बात होती है।
तो उसमें ये जो टैक्टिक्स होती हैं तशरीह, शायर का अगर पता है तो उसका इंट्रो यानी उसका तारुफ किस तरह से शामिल करना है, जरूरी क्या है तारुफ में, वो क्या बताना है। और अगर शायर का नाम खुदा ना खास्ता नहीं पता, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास तकरीबन जितने भी जो अशार होते हैं उन्हीं में से अमूमन पेपर आता है। और अ, और वो थोड़े बहुत नहीं है, वो अच्छे खासे अशार होते हैं, और वो जो भी बैंक बना हुआ है उसी के अंदर से वो आ रहे होते हैं। क्योंकि वही जो पेपर में शायर सॉरी शेर आते हैं वो बहुत मशहूर अशार होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम हमारे पास एक लिस्ट होती है कि हमने उसमें से एक एक या दो दो या चार चार जो हैं वो पूरी गजल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ वो अशार उठाने होते हैं कि ये जो है वो जुबान ज़द-ए-आम है, ये अमूमन चलते हैं, या ये हालात के ऊपर बैठते हैं, या ये अगर किसी शायर के बारे में कोई शेर आता है तो इन्हीं में से ही आ सकता है। तो वो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, यानी शायर शेर में बताना क्या चाह रहा है, उसकी कुछ टैक्टिक्स होती हैं, कुछ चीजें जो हैं वो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, वो हर जगह इस्तेमाल होने वाले होते हैं कि शायर का उसलूब कैसा था, उसने बात क्या की थी, उसका अपना मुद्दा क्या था, या उसका अंदाज़े बयान जो था शायर का वो किस तरह से था, वो उसका अपना बैकग्राउंड क्या था, ताकि कि उसने इस तरह के शायरी लिखी। आया कि उसने हालात के ऊपर लिखा जैसे कि हबीब जालिब ने लिखा, आया कि उसने नौजवान नस्ल पे लिखा जैसे कि इकबाल ने और मजाज ने, इन लोगों ने, जोश वगैरह ने लिखा। तो या आप कह सकते हैं रोमानवी शायरी की जो है वो कुछ शोरा की, हाँ ये ज्यादा अम, अम, अहम थी, या ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट थी ये चीज। तो ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है तलखीस। तलखीस और तशरीह दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि एक शेर छोटा सा दो मिसरे हैं, उनको हमने एक्सप्लेन करना होता है तशरीह में, और तलखीस में हमने उन्हीं जो बड़ी सारी बात की गई है, जो हमारे पास एक आधा पेज या जिस तरह से भी 1/3 जो पैसेज आया है, जो इक्तबास आया है, उसको हमने शॉर्ट करना है। जाहिर है आप लोग पहले से जानते होंगे तलखीस क्या होती है, हमने छोटी क्लासेस में भी ये चीजें पढ़ी हुई हैं, खास तौर पे फर्स्ट ईयर में सबसे पहले ये चीज इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। तो उसमें तलखीस होती है। तलखीस मतलब खुलासा करना। जैसे हम खुलासा लिखा करते थे, सबक का खुलासा, यानी पूरे सबक का 1/3 उसको शॉर्ट कर देना, इतना शॉर्ट करना कि बात कोई बीच में से हजफ ना हो जाए, यानी बात बीच में से हम लोग उसको कट ना कर दें, वो इस तरह से शॉर्ट हो कि सारी बात समझ आ जाए। जैसे हम वन लाइनर कहते हैं कि कोई भी प्रेजेंटेशन है, कोई कोई भी बात है, अपना मुद्दा बयान करते हैं, तो उसमें वन लाइनर क्या होता है, ताकि अगले बंदे को समझ भी आ जाए और कोई बात छूट ना जाए उसमें, और छोटी भी हो जाए बात। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वैसे तो आप देख सकते हैं कि वो 10 लाइनें हैं या 12 लाइनें आ जाती हैं, या 9 8 लाइनें आ जाती हैं, तो उनको उसका एक मौजू होता है लाजमी। मौजू पे अक्सर लोगों की बहस ये होती है कि हमें उसमें एक से ज्यादा उन्वान बताना जरूरी है। उन 15 नंबर की जो आपकी तलखीस आनी है उसमें उन्वान भी देना होता है, यानी कि आपने उस पैसेज को कोई उसका आप कह लें कोई टॉपिक रखना है कि इसका ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे बात की जा रही है। तो उसमें कुछ गलतियां ये होती हैं कि लोग बच्चे क्या करते हैं कि वो एक से ज्यादा अ, उसके मौजुआत बता देते हैं। ये चीज जो है वो उसका ठीक नहीं होती। ठीक है जी, उसमें कुछ जो पेपर चेक करने वाले हैं वो क्या करते हैं कि अगर एक से ज्यादा आपने उसका मौजू बता दिया है, उसका आपने टॉपिक बता दिया है, उसका कोई टाइटल आपने बता दिया है, तो वो ये कहते हैं कि जो ये स्टूडेंट है या जिसने ये पेपर दिया है वो कंफ्यूज है, उसे उससे खुद फैसला नहीं हुआ कि इन तीन चार जो ऑप्शन है या दो ऑप्शन जो हैं, दो तक तो चल जाता है, अगर तीन दे दिए हैं तो वो उन्हें होता है कि इसे खुद नहीं पता कि इसका क्या हम मौजू रख सकते थे, इसलिए क्या उन्वान इसका हो सकता था। तो उसमें इन चीजों को हमने देखना है। फिर जो तलखीस है हमारे पास, तलखीस में हमने ये देखना है, हमने अमूमन ये समझा जाता है कि तलखीस छोटी करनी है तहरीर, और छोटी इस तरह से करनी है कि
सादा कर देनी है बात को। बात को सादा करना हमारा मकसद नहीं है इसमें। बात को मुख्तसर करना हमारा मकसद है। उसमें कोई भी चीज़ हम जानबूझ के छोड़ नहीं सकते। हाँ, अल्फाज की रद्दो-बदल कर सकते हैं। फिर इसमें एक सबसे बड़ा जो एक चीज़ समझी जाती है वो ये होती है कि अल्फाज को हमने गिन लेना है, और अगर 100 लफ्ज़ हैं तो हमें 33 अल्फाज की तलख़ीस लिखनी है। ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट पुराना हो गया है। अब ये चीज़ जो है वो नहीं चलती है। अब जो पेपर चेक करने वाले होते हैं, उनके फिंगर टिप्स पे होती हैं ये चीज़ें, इसका क्या आंसर है, इसकी क्या लेंथ बनती है, इसमें कैसा कंटेंट हो सकता था, इसका नाम क्या हो सकता था। उन्हें हर चीज़ पता होती है। हमारे लिए वो बहुत बड़ा हवा होती है। लेकिन उसमें हमने कुछ चीज़ों को देखना है, तलख़ीस की प्रैक्टिस हमने इसमें से इस तरह से करनी है, या जो मैं हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, या जो मेरी तरफ से आपको करवाई जाएँगी, या कुछ आपकी असाइनमेंट्स होंगी, या कुछ आपको फ्री हैंड होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ अगर दिखाना चाह रहे हैं, कुछ आपने खुद से कोई टॉपिक ले लिया है, खुद से उसको किया है और उसको दिखाना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें हम उसमें इन सारे प्रोसीजर से हम इसको बेहतर करेंगे कि हमने इसको मुख्तसर करना है और कैसे करना है। और उसकी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ अल्फ़ाज़ जो जो गैर ज़रूरी लफ्ज़ का हमें कैसे पता चलेगा कि ये बात गैर ज़रूरी थी, ये अगर छोड़ भी दी जाती, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और इसमें वही बात आ गई कि जो वर्ड लिमिट होती है, वर्ड काउंट कर रहे होते हैं, उसमें वक़्त बहुत ज़ाया हो जाता है। तो वक़्त हमने ज़ाया नहीं करना, ज़ाहिर-सी बात है, उर्दू का पेपर कभी भी कैसा भी होगा, बल्कि कोई भी पेपर होगा आपका, उसमें वक़्त ज़ाया करने की गुंजाइश तो हमारे पास है ही नहीं। इसलिए जो है, इन चीज़ों को हम आहिस्ता-आहिस्ता से देखेंगे। फिर हमारे पास आ जाती है जी मुहावरे, और इसके साथ-साथ एक चीज़ है आपकी जो जुमलों की दुरुस्ती है। ये बज़ाहिर बहुत आसान, बहुत सादा-सी चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से ज़हन में बैठ जाती हैं समटाइम्स कि हम गलती कर जाते हैं। हम ऑप्शंस देखते ही नहीं हैं और हम कहते हैं कि हाँ, जो पहला ऑप्शन आया वही था। मिसाल दे रही हूँ मैं आपको। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उलट-पुलट होती हैं। नो डाउट इनमें रट्टा भी चलता है, लेकिन लट रट्टा लगाने के लिए भी आपको अगर थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो रट्टा लगाने के लिए आपको ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। कम वक़्त में आप चीज़ों को हल कर लेंगे। अच्छा जी, इसमें मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ, जैसे है आँखें। अब आँखों पे अगर हम बात करने लगे मुहावरों में, तो आँखें सफ़ेद होना, आँखें उल्टी पड़ जाना, आँखें जो है वो आप कह सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी 2-3 चीज़ें हैं। तो वो मिसाल बताने का मतलब ये है कि बहुत सारी इस तरह की सेम अल्फ़ाज़ जो है वो आ रहे होते हैं, ठीक है? कदम लेना, या अब कदम लेने का जो है ना, वो बज़ाहिर मतलब क्या निकल सकता है कि कोई बात हो रही है, लत्ते लेने की बात हो रही है, या इस तरह की बात हो रही है। लेकिन कुछ बहुत सारे लोगों को पता भी होंगे इनके मतलब, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। हमारे पास कुछ अल्फ़ाज़ इस तरह के हैं जो उलट-पुलट अगर हम करें, तो वो सारे का सारा मतलब बदल जाता है। देखने में मतलब और होता है, याद करने में और जुमला बनाने में मतलब और होता है। फिर इसमें दूसरी ट्रिक आप कह सकते हैं, ये वो चीज़ होती है, इनके मतलब अगर हमें नहीं पता, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि हम उसका जुमला बना देते हैं, और वो जुमला जो है वो सरासर गलत हो जाता है। जुमला और कभी क्या होता है, हमें मतलब पता होता है, लेकिन स्टिल हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने इसको जुमले में इस्तेमाल किस तरह से करना है। क्योंकि अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, क्वेश्चन देखें, सवाल देखें, तो उसमें ये चीज़ होती है कि मुहावरों को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफ़हूम वाज़िह हो जाए। तो मफ़हूम वाज़िह होने का मतलब ये है कि अगर आप लफ्ज़ और आगे मानी और फिर आगे जुमला, यानी मानी वाला सेक्शन अगर आप नहीं भी ऐड करते, तो सिर्फ़ लफ्ज़ देख के और उसका जुमला देख के आपको पता चल जाए, पढ़ने वाले को पता चल जाए कि इसका जो है वो क्या मतलब हो सकता था। ठीक है? जैसे अगर कोई कहानी लिखी जाती है, तो कहानी में क्या होता है कि आपको मुहावरे हम इस्तेमाल करते हैं। मुहावरतन उसमें बात कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि
इस तरह से मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि बच्चे को या जो पढ़ रहे होते हैं, उन्हें मतलब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसका क्या मतलब था। इस तरह की ये चीज़ें हैं वो हम आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे और ये डेली बेसिस पे थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि अलिफ से ये के लेकर ये तक बेशुमार मुहावरे हैं और उसके उनके बेशुमार जुमले बनते हैं और उनको याद करना और उसमें जो सिमिलर वर्ड्स हैं, जैसे मैं आँखों की बात कर रही हूँ, तो उसमें से कोई 20 से 25 तो आँखों पे ही बात निकल आएगी। गरीबी पे बात हो रही होगी, पेट काटना है या दाँतों से पकड़ के खर्च करना है, उल्टी आंतें गले पड़ जाना है, इस तरह की चीज़ें यानी मुश्किल वाली जो है सेम सेम मतलब वाली जो चीज़ें होती हैं, वो उसमें सेम उन चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है, उनके मतलब कैसे याद रखने हैं। और इनमें क्या होता है कि बहुत सारी इडियम्स की तरह से होते हैं या आप देखें पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो होते हैं कि अल्फाज पेयर ऑफ वर्ड्स आप सब लोग जानते होंगे कि वो अल्फाज समटाइम सेम हो जाते हैं और मतलब मुख्तलिफ होता है और कभी-कभी अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं और उनका जो मतलब है वो सेम हो जाता है। ये इस तरह से ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिर है जी और जो मुहावरों की दुरुस्ती है उसमें कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं। अगर वो रूल्स अगर हम उनको पढ़ लेते हैं तो फिर कोई भी मुहावरा आ जाता है या किसी भी पेपर में आ जाता है, तो आपको पता होता है कि ये जो है वो रूल के अकॉर्डिंग ये जुमला दुरुस्त है या ये गलत है या अगर सम टाइम ये भी नहीं पता चल रहा होता है कि इसमें गलती है तो कहाँ पे है। हम कुछ और उसकी मिस्टेक निकाल रहे होते हैं, हम फुल स्टॉप देख रहे होते हैं, पंक्चुएशन देख रहे होते हैं, लेकिन बीच में जो है वो कोई एक आधा चीज़ जो है वो ऊपर-नीचे हो जाती है। कुछ तो उसमें से बहुत कॉमन है ये चीज़ें कुछ जो है वो कुछ टेक्नीक्स हैं जैसे वाहिद और जमा के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस के फ़िक्रात की बात कर लेते हैं, जानदार और बेजान की अगर हम बात कर लेते हैं, बड़े और छोटे की बात हो जाती है इसमें जैसे कि वो कोई रिश्तों में बड़ी है चीज़, जिसामत में कोई चीज़ बड़ी है, रुतबे में वो चीज़ बड़ी है या छोटी है। तो इन चीज़ों की जो सारे जो आप कह सकते हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। वक़्त के बारे में बात हो रही है या आप कह सकते हैं एरिया के बारे में बात हो रही है, यानी ज़माने के बारे में बात हो रही है या मकान यानी एरिया या टाइम, दोनों चीज़ों के जो रूल्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो ज़मा और मकान इन ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को भी हम उसमें कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी पेपर होता है, तो उसमें फ़िक़रात का हमें दोबारा से उन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आखिर पे हमारे पास एक आ जाता है एक इंग्लिश पैसेज अंग्रेज़ी इक़्तिबास होता है हमारे पास और उसका हमने उर्दू में तर्जुमा करना है। तर्जुमा इस तरह से करना है कि फिर वही बात आ जाती है कि अगर हम सवाल की जो इबारत है अगर हम वो पढ़ें, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर हम देखें कि काट-छाँट से गुरेज़ करते हुए इस तरह से वो बात होती है कि दर्ज झैल इबारत का रवाँ उर्दू तर्जुमा कीजिए। तो इन चीज़ों को हमने देखना है कि आपने उसमें कटिंग नहीं करनी, कोई वर्ड छोड़ना नहीं है या अगर उसकी ट्रांसलेशन आपने करनी है तो 2 तरह की ट्रांसलेशन होती है जो की जाती है अमूमन। उनमें से एक होती है बामुहावरा तर्जुमा और एक होता है बामानी तर्जुमा, ठीक है? हमने पेपर में क्या करना होता है बामुहावरा तर्जुमा जो है वो चलता है। बामानी तर्जुमा एक तो गलत होता है, दूसरा वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप गूगल ट्रांसलेटर अगर आप यूज़ करें, अगर कभी किसी का एक्सपीरियंस हुआ हो गूगल ट्रांसलेटर से, तो वो इस तरह की चीज़ आ रही होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, वो देखनी होती हैं कि तर्जुमे का मुहावरा तर्जुमे में अगर अब ज़रूरी नहीं है कि हमने इसमें मुहावरे शामिल करने हैं। मतलब ये होता है दूसरा हिस्सा भी पढ़े ना कि रवाँ उर्दू तर्जुमा करना है। तर्जुमा हमने उर्दू में करना है, कुछ चीज़ें ऊपर-नीचे हो भी जाती हैं, इट्स नो बिग डील। उसमें कोई पैनिक करने की कोई बात नहीं होती है, वो उसको हम काट-छाँट नहीं कहते। लेकिन उसमें रवाँ तर्जुमे का मतलब होता है कि आपकी जो जुमला बंदी है
यानी कि जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो खराब नहीं होना चाहिए। आपका कंटेंट जो उसमें आप बात कर रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो, वो खराब नहीं होना चाहिए। और जो बात वहां कन्वे की जा रही है वो हमने उर्दू में बता देनी है कि ये जी इस इंग्लिश पैसेज में ये बात हो रही है। लेकिन उसमें बात हमने ऐसे करनी है फ्लो में। रवां तर्जुमा का मतलब ये है कि आप जब उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हो तो फ्लो में करो। इंग्लिश का जो आप देखें, जो राइटिंग जो राइटअप होता है वो सब समटाइम्स क्या होता है, स्प्लिट सेंटेंसेस होते हैं। समटाइम्स उसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की चीजें भी होती हैं कि वो जो जुमले का पहला हिस्सा होता है वो बाद में होता है, जो बाद वाला हिस्सा होता है वो पहले दिया जाता है। उन चीजों को हम आगे पीछे कर सकते हैं, उसको हम कांट छांट नहीं कहते, हम उसमें कोई कटिंग नहीं कर रहे, उसमें कुछ स्किप नहीं कर रहे। तो इसकी कुछ चीजें होती हैं कि ट्रांसलेशन के बेसिक 3 रूल हैं या 4 रूल्स हैं मेरे पास, कि आप सबसे पहले पैसेज को स्प्लिट कर लेते हैं और फिर इसके बाद सेंटेंसेस को स्प्लिट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप मीनिंग पे आ जाते हैं, यानी कि आप वर्ड्स के ऊपर बात करते हैं। पैसेज से आप सेंटेंस पे जाते हो, सेंटेंस से आप वर्ड पे आते हो। वर्ड का अगर आपको मतलब पता है, आपको बात की समझ आ गई है, तो फिर आप उसका उर्दू में वो वर्ड लिखते हो। फिर आप उर्दू में पहले वर्ड पे जाओगे, फिर सेंटेंस पे जाओगे, देन आप उसके पैसेज पे जाओगे। यानी कि इंग्लिश में आप बड़े से पैसेज से सेंटेंस पे आओगे, छोटे पे आओगे, सेंटेंस से वर्ड पे आओगे, और फिर वर्ड से इंग्लिश वर्ड से आप उर्दू वर्ड में जाओगे। वहां से जाने के बाद फिर हम वापस बड़े टाइम उसमें दर्जे पे चले जाएंगे कि लफ्ज से जुमला बनाएंगे, जुमले से हम पूरे का पूरा इक्तबास और जो उसका पैराग्राफ जिसे हम बोलते हैं वो इबारत हम उसको इस तरह से बना लेंगे। और फिर उसमें जो है आखिर में जो चौथी चीज है वो ये है आपका राइटिंग स्टाइल। यानी कि जो बात आपने की गई है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से लिंक भी कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे मजमून लिखते हैं इंग्लिश में, ऐसे लिखते हैं, तो हम ये चीज देख रहे होते हैं कि एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ वो इंटरलिंक होनी चाहिए, वो चीज पता चलनी चाहिए कि पीछे क्या बात हो रही थी और उसके बाद अगली क्या बात हो रही है। तो और ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसको हमने ये देखना होता है। फिर उसमें प्रैक्टिस की जो अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस में ये चीजें आ जाती हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें जो लफ्ज आए हैं उनका क्या मतलब हो सकता है। वो जाहिर सी बात है, इंग्लिश के पैसेज को कवर करने के लिए हमारे पास पीछे और बहुत सारी किताबें हैं। किताबों में अब जाहिर है रीडिंग करना जो है वो मस्ट होती है। अखबार पढ़ रहे होते हैं, कॉलम पढ़ रहे होते हैं, बाकी किताबें पढ़ रहे होते हैं। इंग्लिश वाला जो आप कह सकते हैं सब्जेक्ट है उसको कवर कर रहे होते हैं। तो इंग्लिश की बहुत सारी जो वोकेबलरी ज्यादातर फोकस की जाती है कि इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे में हम फेल नहीं हो सकते, खुदा न खास्ता प्रेसी हमें बहुत अच्छी सी करनी है। फिर जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, वो भी तो इंग्लिश में है। तो इंग्लिश की जो वोकेबलरी होती है वो समहाउ हमारे पास होती है, लेकिन अल्फाज का जो मतलब है वो हमने किस तरह से देखना है। वो इस तरह से देखना होता है कि समहाउ जब हम जुमला पढ़ते हैं, जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हम पैसेज को पढ़ते हैं ना, हमें पता चल जाता है ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ये कोई आया कि कोई करंट अफेयर की बात है, या कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, या कोई पीस ऑफ लिटरेचर है, किसी स्टोरी से कोई पैसेज उठाया गया है। तो हमें अंदाजा जरूर हो जाता है ये किस बारे में बात हो रही है। जाहिर है जिस बारे में बात हो रही होगी तो उस तरह के अल्फाज यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। फिर पैसेज पढ़ने के बाद जब हमें टॉपिक समझ आ जाता है उसका कि इसका टाइटल क्या है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें अब वो चीजें जब हम जुमला पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, तो सेंटेंस में आपको समझ आ जाएगा कि इसका इन चीजों के क्या मतलब हो सकते हैं। फिर एक चीज ये होती है, जैसे हम कोई आप कह लें कि हम कोई मूवी देख लेते हैं, ठीक है, कोई भी हॉलीवुड की मूवी देखते हैं, तो हमें 100% अल्फाज का मतलब नहीं भी पता होता समटाइम्स। लेकिन क्या होता है कि कहानी जब चल रही होती है आपको अंदाजा हो जाता है कि इस बात का क्या मतलब था या इस लफ्ज का एक्सप्रेशन क्या था। फिर अगर हम कोई किताब पढ़ते हैं, कोई नॉवेल पढ़ते हैं इंग्लिश का, या कोई भी फॉरेन लिटरेचर में से कुछ उठाते हैं और उसको अगर हम पढ़ रहे होते हैं, तो स्टिल हम कहानी में हमें हर लफ्ज का मतलब तो नहीं पता होता बहुत, और ये कॉमन बात है, इट्स नो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
उसमें हमने लेकिन स्टिल हमें समझ आ जाती है कि इसमें इसमें क्या बात हो सकती है, क्या बात हो रही थी। तो बहुत सारे अल्फाज का मतलब हम इस तरह से निकालते हैं। फिर कुछ अल्फाज जो हैं वो उनमें हमें मतलब पता भी होता है, और बहुत कोई शाज़ो नादिर इस तरह की चीज़ होती है कि पूरे पैसेज में या जो कोई 200 वर्ड्स अगर आपको दिए गए हैं, तो कोई एक आधा वर्ड आपका रह भी जाता है। लेकिन स्टिल अगर आप पूरी कहानी पढ़ चुके हैं, पूरा पैसेज अगर आप ट्रांसलेट कर चुके हैं, तो एक आधी जो चीज़ होती है हम उसको कवर अप कर सकते हैं। फिर उसकी प्रैक्टिस होती है, उसमें प्रैक्टिस में वो हम सारी जो मैंने आपको 3 से 4 स्टेप बताए हैं, वो सारे स्टेप हम उसको करके देखेंगे और वो बहुत आसान है। उसमें वक़्त भी ज़ाया नहीं होता, और उसमें आपका जो काम है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है और ज़्यादा आसानी से हो जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें हमारे पास होती हैं। और अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि जी किताबें कौन-सी होंगी हमारे पास? किताबें देखें, दरअसल ऐसा है कि हमारे जो आप देखें जो सवालात हैं, मज़मून है, उसमें तशरीह है, उसमें तलख़ीस है, मुहावरे हैं, फ़िक़रात हैं, और इसके अलावा आखिर पे हमारे पास है जी तर्जुमा, ट्रांसलेशन। तो किताबों में हमें जो सबसे ज़्यादा किताब से हट के जो हमने सिलेबस कवर करना होता है, वो आप देखें, आज जब आप बाकी बुक्स पढ़ते हैं, तो समहाउ आपकी वोकैब्युलरी बढ़ रही होती है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होते हैं, आपको वैसे भी नॉलेज आप गेन कर रहे होते हो। जिस तरह से भी हम वो बुक्स रीड कर रहे होते हैं, तो हमारी चीज़ें कवर हो रही होती हैं, जनरल नॉलेज में भी वो चीज़ें आ रही होती हैं। ये सारी चीज़ें हमें हेल्प आउट करती हैं मज़मून में और तशरीह में, इन 2 चीज़ों में तो हेल्प आउट करती हैं। लेकिन तलख़ीस जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि इसके लिए हमें कोई किताब मिलेगी और हम उसको हल कर लेंगे, ठीक है? तो आवाज़ मेरा ख़्याल है आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही मेरी। अच्छा जी, अब मुझे बताएँ, अब आवाज़ आपको आ रही है या अभी भी नहीं समझ में आ रही है? ओके। तो देखिए तलख़ीस का मैं आपको बता रही थी कि ये चीज़ प्रैक्टिस की चीज़ है, और जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपको रोज़ तलख़ीस करनी है, हर दूसरे दिन तलख़ीस करनी है। उसका मतलब ये है कि उसकी कुछ टैक्टिक्स हैं कि लफ़्ज़ गैर ज़रूरी और ज़रूरी लफ़्ज़ की पहचान करनी है, और उसका उन्वान जो हमने देना है वो क्या चीज़ है, वो छोटी-सी एक साइंस है। अगर हम वो देख लेते हैं, वो समझ लेते हैं, तो उसके बाद तलख़ीस करना कभी भी दोबारा उसको तैयार करने की और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने बहुत सारे अकेडमी में कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, जो हर दूसरे दिन तलख़ीस कर रहे होते हैं, और वो पैसेज पे पैसेज लिख के ला रहे होते हैं और कहते हैं कि देख लें, चेक कर लें, कुछ इस तरह से कर लें। तो चेक करने में हर्ज नहीं है, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन उसमें ये होता है कि अफ़सोस की बात ये होती है कि वो वक़्त ज़ाया कर रहे होते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप उन टेक्टिक जो तकनीक है, जो टैक्टिक है, जो टेक्निकैलिटीज़ हैं, उनकी प्रैक्टिस करें। हर पैसेज को पकड़ के उसकी तलख़ीस करना शुरू मत कर दें, ठीक है? वो 2-4 बार आप करेंगे तो आपको वो चीज़ें अंडरस्टैंड आप कर लेंगे। फिर है जी हमारे पास आखिरी जो सवाल है ट्रांसलेशन, वो भी आप देखें, उसके ऊपर भी वो चीज़ ऐसी है जैसे जीके है। ठीक है, आप कितना तैयार कर लेंगे, स्टिल अ, वो चीज़ें रह जाएँगी। 100% तो जनरल नॉलेज हम नहीं कर सकते ना, तो वो चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन स्टिल वो बात आ जाती है कि उसके अंदर जो टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर हम वो कवर कर लेते हैं, अगर हमें पता है कि स सेंटेंस को स्प्लिट करने की क्या टेक्नीक है,
और फिर उसकी ट्रांसलेशन करने में कितनी आसानी है, तो वो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। फिर हमारे पास जो किताब है, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है मुहावरों में, फ़िक़रात में, तशरीह में, यानी अशार हमारे पास कौन-कौन से हो सकते हैं, और मज़मून, कुछ मज़ामीन ऐसे हैं जो लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, या मज़मून की भी टैक्टिक्स होती हैं, यानी कि पैराग्राफिंग कैसे करनी है, उसका खाका कैसे बनाना है, उसकी आउटलाइन कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इनकी प्रैक्टिस के लिए ज़ाहिर है हमें कुछ सैंपल्स चाहिए होते हैं। वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूँगी, लेकिन हमारे पास एक बुक है जो बहुत कॉमन है, सबको पता है कि कलीद उर्दू जो है वो किताब है, और उसी के अंदर से जो है ना वो फ़िक़रात वग़ैरह तो अमूमन उसमें कवर हो जाते हैं, मुहावरे उसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन उसमें हमें कुछ नई चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, वो आपको वक़्तन-फ़वक़्तन मैं खुद भी प्रोवाइड कर दूँगी कि ये अशार की लिस्ट है, इनके ये शायर हैं, या जो फ़लाँ शायर हैं, कुछ अ, शेर की जो है ना वो हिस्से होते हैं, जैसे कि इन रदीफ़ की बात हो रही है तो ये फ़लाँ शायर हैं, इन अल्फ़ाज़ की बात हो रही है तो ये इक़बाल या कुछ इस तरह से कोई और शायर होंगे। मुमकिनात पे मैं बात कर रही हूँ कि मुमकिना सूरत-ए-हाल पॉसिबिलिटीज़ क्या-क्या हो सकती हैं, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। क्योंकि उर्दू एक ऐसी चीज़ है, लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम जितना भी पढ़ लेंगे हम उसे कवर नहीं कर सकते। लेकिन उसको कवर करने के, उसको पेपर में हल करने के और अपना नॉलेज दिखाने के, बताने के कि आपके पास ये नॉलेज है, वो कुछ तरीके हैं। अगर हम बस वो तरीके देखने हैं, बाकी चीज़ें जो है ना वो वक़्त के साथ-साथ होती जाती हैं। फिर इसके अलावा जी हमारे पास है एक असनाफ़े नज़्म नसर की एक किताब है। उसमें से बहुत थोड़ा-सा मटेरियल जो है वो सिलेक्टिव चीज़ों के बारे में बात होगी, वो मैं आपको बता दूँगी। कुछ जो है वो मैट्रिक का सिलेबस है, वो एक बुक है कवायद की, लेकिन वो अब पब्लिश नहीं होती। अब वो मार्केट में नहीं आती है। तो उसके भी कुछ पोर्शन्स हैं, वो मैं आपको आपसे शेयर कर लूँगी, क्योंकि वो बहुत बेसिक्स हैं। बेसिक्स जो है वो हमें पता होने चाहिए, ताकि हमारी फ़िक़रात में दुरुस्ती में करते हुए हमें पता हो कि ये चीज़ें हम गलत ना कर बैठें। अशार कुछ इसमें से इस तरह के आ सकते हैं, कुछ मुहावरे इस तरह के आ सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो मैं आपको साथ-साथ प्रोवाइड कर दूँगी। फिर इसके अलावा जो है हमारे पास एक और चीज़ है, वो है आखिर पे हमारा पेपर। हमारी बल्कि पेपर से पहले हमारे पास है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स जो हैं वो बहुत मुख्तसर सी होंगी, बहुत आप कह सकते हैं वही जो हम काम कर रहे होंगे उसकी थोड़ी बहुत छोटी-मोटी प्रैक्टिस होगी, कि या कुछ असाइनमेंट का मतलब ये है कि असाइनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास मुहावरे आ जाएँगे और जुमले आ जाएँगे, और इसमें या अशार के जो शुरा हैं, वो आपने याद करने होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। बाकी उसमें असाइनमेंट वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, असाइनमेंट में एक ये चीज़ हो सकती है कि आपको रोज़ के रोज़ रीडिंग करनी है। वो ज़रूर आप लोग कर रहे होंगे, आई एम श्योर। वो आपने पेपर पढ़ना है, आपने इंग्लिश पेपर पढ़ें, उर्दू पढ़ें, जो भी, अगर आप वैसे यूँ ही फॉर फन अगर आप रीडिंग करते हैं लिटरेचर की, तो वो आपकी एक जो है वो चीज़ को बढ़ाती है, आपकी वोकैब्युलरी को बढ़ाती है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर करती है। तो इसके लिए जो है ना वो सारी चीज़ें उसमें आ सकती हैं। फिर उसके अलावा जो है, मज़मून का मैं आपको बता रही थी कि उसका लेआउट क्या है, लेआउट हम बनाएँगे भी। बहुत सारे मज़ामीन की इक़साम होती हैं, यानी जो हमारे पास टॉपिक्स आते हैं, वो मुख्तलिफ़ हो सकते हैं। वो किसी पर्सनैलिटी पे बात हो सकती है, वो करंट अफ़ेयर पे बात हो सकती है, और उसके अलावा वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात हो सकती है। वो कोई टेक्नोलॉजी पे, साइंस के बारे में बात हो सकती है। या वो जो है वो इन सारी चीज़ों पे बात होने के साथ-साथ वो हमारे साथ बहस भी कर सकते हैं। तो उस सारी चीज़ में जो है वो अगर आप उसको देखते हो, तो वो ये सारी चीज़ें हमने उसमें कवर करनी है। और उनकी एग्ज़ाम पहले हम देखेंगे कि अगर इस तरह का मौज़ू आ जाता है, और मौज़ू भी आप लोग जानते हैं कि वो आपको कोई ऐसे 100 अ, ऐसे 100 मज़ामीन, 1000 मज़ामीन की लिस्ट नहीं थमाई जा सकती कि नहीं बेटा इन्हीं में से पेपर आएगा। उनकी एग्ज़ाम पे हम बात कर सकते हैं कि इस तरह का मौज़ू आ जाए तो हमने कैसे उसकी आउटलाइन बनानी है, इस तरह का मौज़ू आ जाता है तो हमने
कैसे बहस कैसे करनी है, अपना मुद्दा कैसे बयान करना है, अपनी जो सोच है वो उस पे कैसे बतानी है, उसको साबित कैसे करना है कि आप दुरुस्त कह रहे हैं या आप इत्तेफ़ाक कर रहे हैं या इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। फिर आखिर पे जो मैं आपको बता रही थी पेपर की। पेपर जो है वो हमारे होंगे ऑफ़ कोर्स होंगे लेकिन उसमें वो फ्री हैंड है आप लोगों को कि आप जितने देना चाहें, जितने सैंपल आप मुझसे लेना चाहें, जितने आप हल करके मुझे दिखाना चाहें या जस्ट आपको सैंपल चाहिए हों, तो वो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं। वो क्लासेस से हट के हैं, उसका इस इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आप लोग जब चाहें, जैसे चाहें ले लें, लेकिन एक पेपर हमारा जो लास्ट क्लास होगी, उसमें वो पेपर लाज़मी होगा। यानी वो सबको मस्ट करना होगा ताकि मुझे खुद भी आइडिया हो और आप लोगों को भी पता हो कि हम कितने बेहतर हुए हैं या हमने मज़ीद कितना बेहतर होना है। या अगर हमें मज़ीद कहीं न कहीं कोई फ्लॉ है, कोई कमी है, कोई कोताही है, तो हम उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। स्टिल उसके बावजूद अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए कोई मज़ीद सैंपल्स लेना चाहें पेपर के, तो वो आपको मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, इट्स नो बिग डील। बुक्स का मैंने आपको बता दिया है कि 2-3 किताबें मैंने आपको बताई हैं, एक तो कलीद उर्दू है, एक मैट्रिक की कवायद की किताब है और एक इसनाफ़ की किताब है। लेकिन इसनाफ़ और कवायद जो हैं, वो बहुत सिलेक्टिव मटीरियल हम उसमें से पढ़ेंगे। कलीद उर्दू में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिलेक्टिव हैं, यानी उसमें कुछ सैंपल्स हैं मज़ामीन के वो हम देख लेंगे, उनको क्लास में रीड आउट करके देख लेंगे, उनका लेआउट बना के देख लेंगे, तलख़ीस उसमें से हम कर लेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं, वो हम लोग देख लेंगे। तो जैसे ही आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें जब भी आपके पेपर होते हैं, तो वो आप उसमें देख लेंगे। आप आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप वो करना चाहें, तो वो पेपर का सैंपल मैं आपको दे सकती हूँ। ठीक है जी, इसके अलावा मुझे आप बताएँ मेरा ख़्याल है सारे कंटेंट्स हमारे वो कवर हो गए हैं कि हमारा जो पूरा मैप है वो किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे, क्या-क्या चीज़ें हमने करनी है। ज़ाहिर है आपकी अपनी सजेशंस होंगी, आपकी अपनी क्वेश्चनिंग होगी, उन चीज़ों को हमने साथ-साथ देखना है। तो इसके अलावा अगर आप में से किसी का कोई भी सवाल होगा, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, आप बेशक माइक ऑन करके पूछ लें, इट्स ओके। बाकी जो ये सारी चीज़ें थी हमारे पास पीएमएस के लिए, सीएसएस की जो बुक्स हैं, उस सीएसएस का आप लोग जानते हैं कि इवन पीएमएस में भी उर्दू ऑप्शनल होता है और जो सीएसएस है, उसमें भी उर्दू ऑप्शनल होता है। उसमें जो है वो हमारे पास थोड़ा हायर लेवल की चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कंपल्सरी चीज़ों में बेसिक्स होती हैं, जैसे तशरीह आ गई, मज़मून आ गया, तर्जुमा आ गया, मुहावरे आ गए। ये सारी चीज़ें तलख़ीस आ गई, ये बेसिक चीज़ें हैं। जो सीएसएस और पीएमएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको थोड़ा हाई लेवल पे जाना पड़ता है। जैसे अभी मैं मैट्रिक की बुक की बात कर रही थी, तो उसमें क्या है कि आपको मास्टर्स लेवल की चीज़ें आती हैं उसमें। जैसे कि उसमें बुक्स का रिव्यू शामिल किया जाता है, जो हमारे क्लासिकल लिटरेचर हैं, जो शायरी की किताबें हैं, नासिर काज़मी है या अहमद नदीम काज़मी है या जो भी वो क्लासिकल लिटरेचर में जो जितने भी पोएट्री और प्रोज़, नसर और शायरी दोनों की जो चीज़ें हैं, उन पे आपने अपना एनालिसिस देना है। आपने उनके उनके जो आप कह सकते हैं फ़नी मुहासिन होते हैं, वो चीज़ें देनी होती हैं। और पीएमएस के जो ऑप्शनल है, वो मुख्तलिफ है, जो कंपल्सरी है, वो मुख्तलिफ है। कंपल्सरी में मैं आपको बार-बार बता रही हूँ कि हमारे पास बेसिक्स हैं। ऑप्शनल में मैं आपको हायर लेवल की स्टडी है उसमें जैसे कि एमए उर्दू अगर हम बात करें, तो वो चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि उसमें आपको अपनी अम, अपना एनालिसिस बताना है, उनके जितने भी मुहासिन हैं, यानी जितने भी उसके प्रोस्पेक्ट्स पे आपने बात करनी है, वो अलग हैं वो चीज़ें। तो इन चीज़ों को आप कभी भी इंटरमिक्स मत कीजिएगा। अगर आप फ़िलहाल हम इसमें फ़ोकस करेंगे जो पीएमएस उर्दू कंपल्सरी है, हम उस पे फ़ोकस करेंगे। बाकी चीज़ें जो हैं वो आप
सेपरेट पूछ लें, सेपरेट उसको डील कर लें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्लास में हम यही इन्हीं चीज़ों को जो है वो कवर करेंगे। इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएँ। और इसके साथ-साथ जो है कल जैसे कि हमारी क्लास है इंशाल्लाह, तो हम सबसे पहले मज़मून पे बात करेंगे। मज़मून क्या होता है, कितनी तरह की, वो सारी चीज़ें मैं आपको इंट्रो में बता चुकी हूँ कि उसमें उसको हमने किस तरह से हल करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी या कोई उसके बाद नेक्स्ट क्लास आ जाती है। तो उसमें हम जो है वो पूरा का पूरा पैटर्न भी बना लेंगे कि आपको अगर आप कोई कोई क्लास स्किप कर लेते हैं या कोई छूट जाती है तो नेक्स्ट उसमें आपको किस तरह से प्रिपेयर होना है, या किस तरह से वो चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है जी, अब मुझे बताएँ, अगर किसी को कोई सवाल है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, या कोई अगर आप मैसेज पे पूछना चाहें या क्लास में पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सब लोगों को जो है वो जवाब भी मिल जाएगा, आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई और चीज़ है तो पर्सनल उसमें भी जो है ना वो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे बताएँ कि हम इसको क्लास को वाइंड अप करें या ये कंटिन्यू रहे? हाँ जी, इसमें जो सीएसएस की चीज़ें हैं, वो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वो आप अलग से उसको डील कर लें। हम इस क्लास में पीएमएस के बारे में बात करेंगे, कंपल्सरी उर्दू के बारे में बात करेंगे। सीएसएस एक अलग चीज़ है, वो ऑप्शनल तो बिल्कुल भी अलग चीज़ आ जाती है ना। तो वो स ये सारी चीज़ें तो हम उसको, अगर आपको सीएसएस का पूछना है तो वो आप अलग से पूछ लें, यानी कि क्लास के बाद। और क्लास जो है वो कंटिन्यू रहे होके, आप मुझसे कुछ बताइए, जो है वो सवाल अपना है तो मुझे बताइए। हाँ जी, बिल्कुल, हमारा जो सिलेबस है वो आराम से कवर हो जाएगा, और उसमें बेसिक्स जो हमारी हैं, बेसिक से मुराद ये है विद प्रैक्टिस, विद असाइनमेंट्स, विद योर टेस्ट, विद योर प्रॉपर एग्ज़ाम, वो हम ये चीज़ें कवर कर लेंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिलेबस खुदा ना ख़ास्ता नहीं भी कवर होता, तो हम कोई 1 वीक एक्स्ट्रा लगा लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप उसमें चीज़ों को पूछ सकते हैं। अगर किसी को पर्सनल कोई मैसेज करना होगा, तो वो जो हमारे सर हैं अब्दुल रज़ाक, आप उनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए और फिर जो है ना वो मुझे बता दीजिए। बाकी सीएसएस और पीएमएस की उर्दू के जो पेपर्स की प्रिपरेशन है, उन किन किताबों से करनी है, तो किताब मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ तो हैं हमारी टेक्निकल चीज़ें जो किसी किताब में हैं ही नहीं। किताब से नहीं आनी ये चीज़ें, यानी कि तर्जुमा जो है वो पैसेज हम रट्टे तो नहीं लगा सकते कि ये 100 पैसेजेज़ हैं, इन्हीं में से एक आएगा। ये चीज़ नहीं हो सकती है। लेकिन तरीका क्या है ट्रांसलेशन का, तर्जुमे का, वो हम लेक्चर्स में भी देखेंगे और प्रैक्टिस में देखेंगे, ठीक है? तलख़ीस को भी लेक्चर्स में और प्रैक्टिस में देखेंगे, मज़ामीन की टेक्निकैलिटीज़ तो हर चीज़ की देखेंगे। बुक जो है वो मैं आपको बता रही हूँ पीएमएस के लिए, ये जो हमारा सिलेबस है 5-6 क्वेश्चन्स का, ये कवर हो सकता है कलीद-ए-उर्दू से। कलीद-ए-उर्दू के कुछ पोर्शन्स जो हैं, मैक्सिमम पोर्शन इसका इसमें आ जाता है। उसमें मज़ामीन के कुछ सैंपल्स हैं, लेकिन उसकी आउटलाइन नहीं है। आउटलाइन आपको मैं जो है वो प्रोवाइड करूँगी नोट्स की फ़ॉर्म में, या उसमें मैं आपको बता सकती हूँ, प्रैक्टिस जब हम कर रहे होंगे वो सारी चीज़ें, या जब हम खुद कर रहे होंगे या आपको असाइनमेंट मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें वो हम खुद से करेंगे। फिर जो फ़िक़रात की दुरुस्ती है, अ, एक तरीका ये है कि उनको रट्टा लगा लिया जाए, जो कि मुश्किल है, भूल जाता है, और वो हर पेपर में दोबारा रट्टा लगाना पड़ता है। तो फ़िक़रात के कुछ रूल्स होते हैं दुरुस्ती के,
वो इस किताब में भी मौजूद हैं और कुछ अलग से भी हैं। वो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लूँगी, ताकि आपको दोबारा से फ़िक्रात की अगर रूल्स पता है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको टेक्निकैलिटीज़ का पता है ट्रांसलेशन की, तो कोई भी पैसेज आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? आप उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तलख़ीस में कोई भी इक़्तिबास आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको तरीका पता है मुख़्तसर करने का, खुलासा लिख करने का, तलख़ीस करने का, तो आप कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। बाकी नोट्स में कुछ अशार और उनकी तशरीह का जो तरीका है, शुअरा का जो तारुफ़ है, वो आपको ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ न्यू एडिशन हैं कुछ चीज़ों के, वो भी आपको बता दिए जाएँगे। फिर इसके अलावा इन सारी चीज़ों से हट के आपको जो है वो उर्दू लैंग्वेज यानी बतौर ज़बान उसका थोड़ा बहुत जो तारुफ़ है, बिल्कुल शुरू से एक मैप है, वो बताया जाएगा, ताकि वो चीज़ें आप जब बात कर रहे हों, तो बात करने बाद में वज़न आता है अगर आपको हिस्ट्री पता हो तो। क्योंकि उससे ये होता है कि अच्छा इनका जो ता तर सॉरी जो इनका मुतालिया है वो अ, बहुत पीछे से है। यानी कि इन्होंने शुरू से उन चीज़ों को पढ़ा हुआ है, इसी फ़ील्ड के हैं और हिस्ट्री भी जानते हैं और इसीलिए इस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इनकी जो इनका मुतालिया है वो थोड़ा मज़ीद गहरा होगा, बेहतर होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ये भी आप अब्दुल रज़ाक से पूछ सकते हैं, वो ही आपको बता सकते हैं। वैसे तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है कि आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। मेरा नहीं ख़्याल इसमें कोई इश्यू वाली बात है। और कंप्लीट प्रिपरेशन पीएमएस की इसमें हाँ जी, हो जाएगी। ये बात अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी जितने भी 6 तो सवाल हैं, 6 सवालों में कुछ बारीकियाँ हैं, वो हम इसमें कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इसके अलावा कुछ और मज़ीद सवाल हों, तो वो भी मुझे बता दीजिए। फ़ोन नंबर का कोई पूछ रहे थे, तो वो मैंने मेरा ख़्याल है बता दिया कि वो सर से पूछ लें। वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, अगर किसी को कुछ मज़ीद पूछना है, तो वो बता देंगे। हाँ जी, डिटेल में जो है वो आपके पास आ गया है फ़ोन नंबर, वहाँ से जो है ना वो आप राब्ता कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है मैक्सिमम जो हमारे सवाल हैं, क्वेश्चन्स हैं, वो कवर हो चुके हैं। स्टिल अगर कोई सवाल है तो भी मुझे बता दीजिए। अगर इसको वाइंड अप करना है तो भी मुझे बता दें, ताकि हम जो है वो कल के लेक्चर के लिए भी देख लें चीज़ें और कल की क्लास के लिए भी प्रिपेयर हो जाएँ।